If the coefficient of x raised to 30 in the expansion of 1 plus 1 by x whole raised to 6 into 1 plus x square raised to 7 into 1 minus x cube raised to 8 is alpha, then we have to find the absolute value of alpha. तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करें फर्स्ट टर्म को, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स होल रेज टू 6। आप इसको 6 को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो इट विल बी x प्लस 1 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई x रेज टू 6। देन नेक्स्ट टू टर्म तो आपका एज इट इज ही रहने दीजिए। ये आपके पास टर्म हो गया जिसमें आप x रेज टू 30 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। अब ये अगर नीचे वाले x रेज टू 6 को हटा दिया जाए, तो जो बाकी टर्म न्यूमरेटर में बच जाएंगे उसमें आप x रेज टू 36 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि x रेज टू 36 डिवाइडेड बाई x रेज टू 6 आपका x रेज टू 30 हो जाएगा। तो बाकी के टर्म में आप x रेज टू 36 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। अब ये तीन बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रोडक्ट है, तो इन तीनों का जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं। जैसे एस वाले का जनरल टर्म आपका हो जाएगा 6c r1 इंटू एक्स रेज टू r1। इसका आपके पास हो जाएगा 7c r2 इंटू एक्स रेज टू 2 रेज टू r2, तो एक्स रेज टू 2r2। और यहाँ पे -1 रेज टू r3 इंटू 8c r3 इंटू एक्स रेज टू 3r3। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि -1 रेज टू r3 इंटू 6c r1 7c r2 8c r3 इंटू एक्स रेज टू r1 प्लस 2r2 प्लस 3r3। अब आप कॉफिशिएंट किसका ढूंढ रहे हैं? एक्स रेज टू 36 का। मतलब ये जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 36 होनी चाहिए। तो r1 प्लस 2r2 प्लस 3r3 मस्ट बी इक्वल टू 36। अब जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, तो जो r की वैल्यू होती है वो 0 से लेके n तक होती है। तो ये जो r1 है उसकी वैल्यू आपकी 0 से 6 तक हो सकती है। r2 की वैल्यू आपकी 0 से लेके 7 तक हो सकती है, 0 से 7 तक हो सकती है। तो 0 लेस देन इक्वल टू r2 लेस देन इक्वल टू 7, एंड सिमिलरली r3 की वैल्यू 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकती है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वेयर r1 r2 r3 आर इन दिस इंटरवल एंड वो इंटीजर्स हैं। तो हम केसेस बनाएंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे r1 r2 r3 की, एंड वी विल बी फॉलोइंग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे r1 r2 r3 की पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं, जिससे ये इक्वेशन और ये रिलेशन आपका जस्टिफाइड हो जाए। तो वी विल बी फॉलोइंग अगेन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो r1 की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, तो वी लेफ्ट विद द इक्वेशन 2r2 प्लस 3r3 इज इक्वल टू 36। अब अगेन ये डाफेंटाइन इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट्स आपके इंटीजर हैं और वेरिएबल की वैल्यू भी इंटीजर है। तो एक पॉसिबिलिटीज तो आप ढूंढ लीजिए, जैसे आपने r3 की वैल्यू मैक्सिमम 8 ले ली, तो ये 24 हो जाएगा और ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप कोई भी पॉसिबिलिटीज r2 की नेक्स्ट ढूंढते हैं, तो r2 का जो कॉफिशिएंट है वो r2 का जो वैल्यू है वो r3 के कॉफिशिएंट के अमाउंट से बढ़ेगा या घटेगा। सिमिलरली r3 की जो वैल्यू है वो r2 के कॉफिशिएंट के अमाउंट से बढ़ेगा या घटेगा। दैट इज डाफेंटाइन इक्वेशन की प्रॉपर्टी। तो अगर आप यहाँ पे 0 रखना चाहते हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको r2 की वैल्यू हमेशा 3 अमाउंट से बढ़ानी पड़ेगी। तो 6 से आपने बढ़ा दिया तो 9 हो गया, 9 तो पॉसिबल है नहीं। और इसको अगर आपने बढ़ा दिया तो 8 से बढ़ के 10 हो सकता है। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई एक तो बढ़ेगा ना, अकॉर्डिंगली दूसरा घटेगा। दोनों नहीं घटा सकते आप, अदरवाइज समेसन आपका 36 नहीं हो पाएगा टोटल। तो ये पहली पॉसिबिलिटीज हो गई विथ r1 इक्वल टू 0। देन आप r1 इक्वल टू 1 लेंगे। तो r1 अगर आपका 1 होता है तो ये समेशन आप 35 हो जाता है। तो ये 35 है, ये तो हमेशा इवन रहेगा, अकॉर्डिंगली ये इवन या ऑड होगा। तो अभी इसको ऑड होना है, तो आप 7 से स्टार्ट कर लीजिए। तो ये आपका 21 हो गया, ये आपका 14 होना चाहिए, तो 7 7 हो गया। फिर वही अगर इसको आप बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ाएंगे 10 हो सकता है क्या? नहीं। इसको बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे 9 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इनकी 7 और 8 ही है। तो डन विथ r1 इक्वल टू 0। देन आप r1 इक्वल टू 2 लेंगे। तो अगेन ये अगर आप इवन रख रहे हैं तो इसको आप इवन रखेंगे, ये अगर r1 ऑड रखेंगे तो आप इसको ऑड रखेंगे। और सिमिलरली आप
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ढूंढ लेंगे अगर कुछ है। तो अभी जैसे ही आपने R1 की वैल्यू 2 रखी तो ये घट के आपका 34 हो गया। इसमें आपने R3 की मैक्सिमम वैल्यू रख दी 8, तो ये आपका 24 हो गया, ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये R2 is 5, 2R2 is 10, तो R2 is 5। फिर से आप सोचिए कि इसको बढ़ा सकते हैं क्या, अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ा के 8 तक ले जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम तो पॉसिबिलिटीज की 7 है और ये अपने मैक्सिमम पे है, तो दोनों में से कोई एक तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। तो डन विथ R1 = 2। फिर आप R1 = 3 पे जाएंगे। तो जैसे ही आप R1 को ऑड लेते हैं, यहाँ पे ऑड 7 से आप स्टार्ट करेंगे, ये पॉसिबिलिटीज घट के अब 33 हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे आपने 7 रखा तो ये 21 हो गया, तो ये आपका 12 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। क्या आप इसको 3 बढ़ा पाएंगे, 9 तक जा पाएंगे? नहीं। क्या इसको 2 बढ़ा पाएंगे, 9 तक जा पाएंगे? नहीं। तो खत्म पॉसिबिलिटीज। अब आप R1 की नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज लीजिए 4। जब आप R1 की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 4 ले रहे हैं, फिर से वही लॉजिक कि आप यहाँ पे 8 पहले रख देते हैं। ये अभी घट के 32 हो चुका है, 8 आपने यहाँ पे रखा तो 24 हो गया, तो ये आपका 4 हो गया। क्या आप इसमें 3 बढ़ा पाएंगे? हाँ, 3 बढ़ा पाएंगे। तो पहली बार आपकी दो पॉसिबिलिटीज आ रही है फॉर सेम वैल्यू ऑफ R1। जैसे आपने यहाँ पे 3 बढ़ा है, आपको यहाँ पे 2 घटाना पड़ेगा, तो ये अपने आप 4 7 6 हो गया। क्या आप इसमें कुछ बढ़ा सकते थे? नहीं। क्या इसमें फर्दर कुछ बढ़ा सकते हैं? नहीं, अब नहीं बढ़ा सकते। तो डन विथ R1 = 4। ये R1 = 4 के करस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज आ गई। कैलकुलेशंस थोड़े हैं इसमें, बट करना पड़ेगा आपको। 4 7 6 हो गया, देन वी विल गो विथ 5। जैसे आपने 5 लिया, ये घट के अब 31 हो चुका है। 31 मतलब ऑड, तो फिर से आप ऑड से स्टार्ट करेंगे। इसको आपने 7 रख दिया, तो जैसे 7 रखा, ये आपका 21 हो गया, तो यहाँ पे आपको 5 चाहिए। तो 5 5 7 हो गया। क्या आप इसको 3 बढ़ा पाएंगे, 8 तक ले जा पाएंगे? नहीं। क्या आप इसको 2 बढ़ा पाए 9 तक ले जा पाएंगे? नहीं। तो डन विथ R1 = 5। R1 = 5 में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं आ पा रही है। देन R1 = 6 पे जाइए। अभी ये घट के आपका 30 हो चुका है। अगेन आप 8 से स्टार्ट करिए, तो 24, तो ये आपका 3 हो जाएगा। क्या आप इसमें 3 बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल बढ़ा पाएंगे, तो बढ़ा लीजिए। जैसे 3 बढ़ा है, यहाँ पे अपने आप 2 घट गया, तो 6 6 6 हो गया। इसमें कुछ बढ़ा सकते थे? नहीं। फर्दर इसमें आप 3 बढ़ा सकते हैं? 9 नहीं। तो डन विथ ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप इस तरह से एक वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन से केसेस मिस हो गए या कौन से केसेस आपने एक्स्ट्रा ले लिए। तो जब भी आपको केसेस बनाने हैं, ऑलवेज फॉलो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। अब ये सब केसेस बन गए आपके पास। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉफिशिएंट इन ईच केसेस। जैसे फर्स्ट केस में जैसे आपने R1 की वैल्यू रख दी, R2 की वैल्यू रख दी, R3 की वैल्यू रख दी, तो कॉफिशिएंट तो इतना सा पार्ट है। ये वाला पार्ट तो आपका R1 R2 R3 की वैल्यू डिसाइड कर रहा था, जिससे इसका एक्सपोनेंट 36 हो जाए। बट कॉफिशिएंट में ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। तो जहां जहां पे R3 इवन है, वो वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा आपका। जहां जहां पे R3 ऑड है, वो नेगेटिव रहेगा, कि -1 पे इवन पावर रखने पे पॉजिटिव होता है, ऑड पावर रखने पे नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव रहेगा। पहले हम लोग साइन डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड कर लेंगे। दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं। तो जैसे आपने R1 R2 R3 की वैल्यू रखेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 6C0। आपको पता ही होता है NC0 और NCN ये हमेशा 1 होता है, तो ये वाला टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करके क्या ही बेनिफिट मिलेगा आपको। तो 6C0 is 1, 7C6 is, ये लिख लीजिए। 7C6 को आप 7C1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज NCR is NCN - R। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे जहां पे रिक्वायर्ड होगा। देन 7C1 हो गया। देन आपके पास 8 है, 8C8 लिख के आपको क्या ही मिलेगा? तो 7C7 हो गया, पॉजिटिव है तो 7 हो गया। नेक्स्ट आपका ये 6C1 है, इसको 6 लिख लीजिए डायरेक्ट। देन आपका 7C7 है, ये 1 ही हो जाएगा। 8C7 है, जो कि 8C1 हो गया, तो 8 हो गया। तो दिस इज -48। देन आपका नेक्स्ट है 6C2 विच इज 15। आप वैल्यू खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। 7C5 विच इज 7C2, तो ये आपका 7 × 6/2 21 हो गया, ये 1 है। 1 नहीं भी लिख सकते हैं आप। देन यू विल गेट इट एज 315। नेक्स्ट आपके पास 6C3 है विच इज 20, एंड 7C6 विच इज 7C1, तो 7 हो गया आपके पास। देन दिस इज 8C7 विच इज 8C1, तो ये आपका 8 हो गया। दिस विल बी -1120, 1120. Next is 6C4 which is 15. Then you have 7C4 which is 7C3, तो 7 × 6 × 5/6 35 हो गया। एंड 8C8 तो 1 ही है, इसको लिखने का कोई बेनिफिट है नहीं आपके पास, तो दिस विल बी 525। किसी भी मोमेंट पे आप कैलकुलेशन वेरीफाई करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। 6C4 is 6C2 which is 15,
7C7 लिखने का कोई मतलब है नहीं, 8C6 इज 8C2 विच इज 8 इंटू 7/2, तो ये 28 हो गया, विच विल टर्न आउट टू बी 420. Next is 6C5 which is 6 and 7C5 which is 7C2, तो ये आपका 21 हो गया. And 8C7 is 8C1 which is 8, तो this is 1008. ये I think नेगेटिव है, तो नेगेटिव 1008. Next is 6C6 which is 1. 7C3 will be 7 into 6 into 5 by 3, 6, तो 35. यहाँ भी आया था ये 7C3 आपका, यहाँ पे आपका 1 ही है, तो ये 35 हो गया. एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे 6 है विच इज 1, 7C6 इज 7 एंड 8C6 इज 8C2 विच इज 28, तो 196 हो गया आपके पास. फाइनली यू ऐड ऑल ऑफ देम, तो जहाँ पे पॉजिटिव वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं. 7 प्लस 315 प्लस 525 प्लस 420 प्लस 35, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 1568. और जो आप नेगेटिव वाले हैं उनको एक तरफ ऐड कर लीजिए, ये वाले, ये ये अ, ये आपका पॉजिटिव में ही था. मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखा है तो मैं बस लिख दे रहा हूँ. एंड दिस विल बी 2246. फाइनल आपका अल्फा का वैल्यू -678 आ जाएगा. एंड यू हैव टू टेक मॉडुलस, तो मॉडुलस लेंगे तो 678 विल बी द फाइनल आंसर, और यही आपका आंसर गिवन. यस, ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में, बट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड डू लाइक दिस. 678 इज द आंसर.